अरे फोटो देख के डरना नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए कुछ किया हुआ है हमने। ये इतने सारे नाम, इतने सारे लोग, इतने सारे इकोनॉमिस्ट आपको याद नहीं रखने ज़रा भी। अब डरना मत, कभी सोचो कि आज पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं सर, जो ये इतने सारे नाम हमको दिखा दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम समझाना चाहते हैं इस फोटो के हेल्प से आपको, वो बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत क्विकली समझ जाएंगे। वो बात कौन सी है? वो ये बात है, देखिए पढ़ते हैं इसको। Whenever the economists are talking about an economy, they are making important statements. जब भी किसी इकोनॉमी के बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट बात कर रहे होते हैं, तो वो बात ऐसे ही नहीं करते कि जो उनके मन में आया कह रहे हैं। दे आर मेकिंग सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वो स्टेटमेंट कैसी कैसी होती हैं? या तो वो स्टेटमेंट्स कुछ फैक्ट्स होंगी, या कोई उनके अपने ओपिनियन होंगे, या उनकी प्रिडिक्शंस होंगी, इकोनॉमिस्ट की प्रिडिक्शंस होंगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस तरह से। हाँ, या फिर वो जो कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, वो उनकी पर्सनल जजमेंट्स होंगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हम चाहते थे ऐसा हो, हमने ऐसा किया भी लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आए। इस तरह से वो अपनी पर्सनल जजमेंट्स देना चाह रहे होंगे कि ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है, इस तरह से। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी बारे में है। आप थोड़ा सा देखिए कि ये वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये वाला इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपकी बुक में स्टेटमेंट्स ही भरी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कोई भी बात लिखी होती है, कोई लॉ है, कोई अजम्पशन है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कंसेप्ट है, तो सब क्या है? वो अपने आप में इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स बेसिकली कितने तरह की होती हैं? तो ये एक टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट में, फर्स्ट चैप्टर में। इसके लिए हम लोग आज का ये टॉपिक हमने पिक किया है। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं चैनल का नाम, मेरे को इसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा टॉपिक है आज का ये वाला, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका क्लास 11 का बुक है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। आज का जो टॉपिक नंबर है वो है 1.4। जो टॉपिक है आज का वो है ये वाला, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स। ये जो यहाँ पे वर्ड है नॉर्मेटिव, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। जो ये वर्ड है यहाँ पे नॉर्मेटिव, ये नेगेटिव नहीं है कि आप गलती से पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिखाएं, ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड है ये नॉर्मेटिव है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिस्ट एज अ सोशल साइंस हैज़ टू साइड्स। आपको ये शायद थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा अब तक कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। क्यों? ये जो है ना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करती है इकोनॉमिक्स। किस तरह से? सोसाइटी में कौन कौन होते हैं? जो भी लोग होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो या तो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। तो उन दोनों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश करती है इकोनॉमिक्स। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहते हैं। यही एक प्रूफ भी है कि आपकी जो क्लास 10th का जो आपका सिलेबस था एसएसटी का, तो इकोनॉमिक्स को एसएसटी में इंक्लूड किया गया है ना। तो सोशल स्टडीज़ में आपको ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट देखने को मिला, इसलिए हम इसको सोशल साइंस कहते हैं इकोनॉमिक्स को। अब सोशल साइंस की तरह से हम देखें तो इकोनॉमिक्स के दो साइड्स हैं। नंबर 1 क्या है? इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस की तरह से हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को, और एक नॉर्मेटिव साइंस की तरह से देखते हैं। ये थ्योरेटिकल है, ये वाला पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली ये वाला स्लाइड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको बताया गया कि जो हम आगे पढ़ाएंगे वो चीज़ किस कारण से आई। वो इस कारण से आई, नंबर 1 इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, और इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, इन दो तरीके से हम लोग व्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आया आपका पहला टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 है इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस। दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सोल्व्ड। आपको जो ध्यान देना है ना, इस वाले पॉइंट पे देना है, आर एक्चुअली सोल्व्ड, ये वाला। ये जो ब्रांच है पॉजिटिव साइंस वाली, ये इस चीज़ पे ध्यान देती है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे सोल्व किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। इट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना, आपको शायद आपके लाइफ में पहली बार आ रहा होगा ये वाला टर्म। आने वाले समय में तो बहुत बार आएगा ये, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना।
ये क्या होता है कि ऐसा होने के कारण ऐसा हुआ। एग्जाम्पल, कोविड-19 आने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई जिससे एम्प्लॉयमेंट फैला। तो कोविड होने के कारण, कोविड आने के कारण, ये तो हो गया कॉज। इसका इफेक्ट क्या हुआ? बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज हो गई और उससे बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। तो ये हो गया इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट। तो ये जो पॉजिटिव साइंस की तरह से हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इसमें हम बेसिकली वो कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था और उसके होने के कारण ऐसा हो गया। अब आप गौर से सुनना, कोविड-19 आया था, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राइट, आगे देखते हैं। हेयर वी स्टडी द स्टेटमेंट्स इन नेचर ऑफ, यहाँ पे जो ये वाला बात लिखा हुआ है ना, हेयर वी स्टडी इन द स्टेटमेंट्स इन नेचर ऑफ। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज, व्हाट इज नॉट, क्या है और क्या नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या कहलाई जाएंगी? पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो आप गौर से देखिए कि इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है व्हाट इज, और जो नेगेटिव सेंटेंस है, वो दोनों ही पॉजिटिव साइंस में आते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो दूसरा वाला टर्म है वो नॉर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से डिसाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जो रियल लाइफ में एक्चुअल कैसे हैपनिंग्स हो रही हैं उनसे डिसाइड हो रहे हैं। तो ये व्हाट इज और व्हाट इज नॉट, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट पे देखिए, बी वाले पॉइंट पे। बी वाला पॉइंट कहता है कि व्हाट वाज नॉट सेम है। पहले वाला जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस में है, और जो सेकंड सेंटेंस है, बी सेंटेंस है, वो आपका क्या है? पास्ट टेंस में है। सिमिलरली थर्ड सी पॉइंट जो है वो फ्यूचर टेंस में है, व्हाट विल बी और व्हाट विल नॉट बी। ये जो आप देखें तो तीनों सेंटेंस एक्चुअल में इज, वॉज और विल बी का यूज कर रहे हैं। व्हाट इज, व्हाट वॉज एंड व्हाट विल बी, व्हाट इज नॉट, व्हाट वाज नॉट एंड व्हाट विल नॉट बी। इस तरह से तीनों सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों ही तरह के जितने सेंटेंस आएंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव साइंस के अंदर काउंट होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ये जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि सर कई बार पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसे बता रहे हैं, तो आप थोड़ा डरिए मत, बहुत आसान सा टॉपिक है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना तब आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव। ये अब नॉर्मेटिव पे आ गए हम, है ना। दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सोल्व। अब यहाँ पे ये वाला जो आया, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट्स को पुराने वाले टाइप से। पहले वाला क्या था? आर एक्चुअली बीइंग सोल्ड या आर एक्चुअली सोल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है? शुड बी सोल्ड। यहाँ पे कह रहा है ऐसे होना चाहिए। वहाँ पे क्या कह रहा था? ऐसे होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे है चाहिए, वहाँ पर है। ये आपको और भी एक दो बार रिपीट करूंगा तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, याद भी हो जाएगा, चिंता नहीं करना। पॉइंट नंबर ए देखिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड नॉट बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी। इंग्लिश में ये वर्ड्स अलग अलग हैं, शुड बी, ऑट टू बी और मस्ट बी, लेकिन ये इनका मीनिंग सबका सेम है। हिंदी में इनका मीनिंग सबका सेम है, चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो अभी आपको एक छोटा सा एक आइडिया लगा होगा कि पहला वाला जो था उसका नाम था पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या पॉजिटिव साइंस। उसके जो टाइप था वो ये था कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव साइंस। और यहाँ पर इस स्लाइड में जो आप नॉर्मेटिव साइंस देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी में वो एक ही वर्ड है, चाहिए शब्द। इंग्लिश में तीन तरह से बोल सकते हैं इस बात को, शुड बी, ऑट टू बी, मस्ट बी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये इन दोनों के डिफरेंस थे। अगर दोनों में और कंपेयर करेंगे तो आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इस बात को भी ठीक से और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आया
डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स। अगर ये क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी तो अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्यों? अभी हम जो इसका दोनों का डिफरेंस है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में पढ़ने वाले हैं। करेक्ट? देखिए ये इसका डिफरेंस इस तरह से है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इससे पहले कि मैं डिफरेंस बताने शुरू करूं, छोटी सी बात कि हम कभी तो इसको पॉजिटिव साइंस बोल रहे हैं, कभी इसको नॉर्मेटिव साइंस बोल रहे हैं, कभी इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, कभी इनको हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। आपके लिए सब बातें बराबर है। पॉजिटिव साइंस बोलो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलो या पॉजिटिव ट्रांजेक्शन्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वर्ड, ये दोनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रहे बस। ठीक है? पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये वाला है। देखिए, इट्स अबाउट हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सोल्व्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में किया था। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट्स अबाउट हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सोल्व्ड, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना। तो एक्चुअली सोल्व्ड और शुड बी सोल्व्ड ये यहाँ पे। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आपको मैंने बताया था ना कि लास्ट प्रीवियस क्लास में 1.3 में बताया था हमने, टॉपिक नंबर 1.3 में बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीन मेन प्रॉब्लम होती हैं। तो ये तो डिस्कस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि उनको एक्चुअल में या रियल लाइफ में कैसे सोल्व किया जाता है, और ये डिस्कस करता है कि उनको कैसे सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है? नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। इट रिवील्स फैक्ट्स, डेटा एंड रियल फिगर्स। जो पॉजिटिव साइंस है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है? वो रियल लाइफ के फैक्ट्स ना, या फिर डेटा या फिर एनालिसिस या फिर फिगर्स या फिर कोई ग्राफ, इस तरह से डिस्कस करती है। और जो ये दूसरा वाला है, इट रिवील्स ओपिनियंस, अजम्पशंस एंड जजमेंट्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है? आपके किसी पर्टिकुलर बंदे के या किसी पर्टिकुलर राइटर के, ऑथर के, इकोनॉमिस्ट के, उसका अपने ओपिनियन बताती है, उसके अजम्पशंस, उसने क्या क्या लिए हैं किसी कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले, या उसने किस तरह से अपनी पर्सनल जजमेंट्स को वो बता रहा है, तो इन बातों को बताती है। ठीक है? तो ये इन दोनों में फ़र्क हुआ जी। और वही बात जो हमने आपको बताई थी वो बात हमने यहाँ पे फिर से लिख दी। क्या? वट वॉज नॉट, वट इज़ नॉट, वट विल बी नॉट। ये जो 6 तरह की स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं या पॉजिटिव इकोनॉमिक साइंस का पार्ट है। और जो हमारा ये थर्ड वाला है का दूसरे पार्ट में हम देखें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी, व्हाट शुड नॉट बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी, व्हाट मस्ट बी, व्हाट मस्ट नॉट बी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप ना एक एक सामान्य भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप याद रखना चाहो तो आपको वैसे बता रहा हूँ। क्या? जो बंदा बता रहा है कि क्या हुआ जी, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो तो है पॉजिटिव। और जो केवल अपनी राय बता रहा है ना, अपनी सजेशन दे रहा है, अपना मतलब राय बोलते हैं ना, अपना मशवरा दे रहा है, अपनी सलाह दे रहा है, वो क्या है? सारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉइंट नंबर 4 पे देखते हैं। आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये मशवरा सलाह वाला बात, इससे आपको याद हो जाएगा। ये वाला जो फैक्ट्स बता रहा है वो पॉजिटिव है, जो अपनी सलाह बता रहा है, अपनी मन की बात बता रहा है, ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब नॉर्मेटिव है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। स्टेटमेंट्स मेड हेयर कैन बी ट्रू और फॉल्स। ऐसा आप ना सोचें कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है केवल ट्रू स्टेटमेंट्स ही कही जाएंगी, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो ट्रू और फॉल्स दोनों ही हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। बस शर्त क्या है उनमें? चाहिए शब्द का फीलिंग नहीं आना चाहिए, है ना। इज़ का आना चाहिए, वॉज का आना चाहिए, या विल बी, विल नॉट बी, इस तरह का फीलिंग आना चाहिए, लेकिन चाहिए शब्द वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने कहा कि कोई कंज्यूमर है जिसका नाम है राहुल। राहुल की इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमने ऐसा नहीं कहा कि उसकी इनकम इतना होना चाहिए, हमने क्या करें? राहुल की इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, केवल हमने इतना कहा है। अब हो सकता है उसकी 50,000 रुपीज़ की इनकम पर मंथ हो या नहीं हो सकता है, उसे पूछना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर हम ये स्टेटमेंट जो कह रहे हैं वो कि राहुल की इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं।
हम स्टेटमेंट को देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट इट कैन बी टेस्टेड, ये हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना। क्या मतलब हो इस बात का कि हम राहुल से पूछेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, राहुल नहीं बताएगा तो और भी कई तरीके हैं राहुल की इनकम पता करने के, है ना। जो हमने स्टेटमेंट बोला था कि राहुल की इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, पर वो टेस्ट करना पॉसिबल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ना तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती हैं वो सच होती हैं, ना वो झूठ होती हैं। वो क्या होती हैं? दोज आर जस्ट द ओपिनियंस ऑफ समवन। किसी का केवल ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, उसके हिसाब से वो हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। करेक्ट। इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका दूं, आप देखिए, किसी ने कहा कि राहुल की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए। अब 1 लाख रुपए राहुल की इनकम पर मंथ होना चाहिए कि मतलब उसको ऐसा लगता है, जो कहने वाला है कि उसकी इतनी इनकम होना चाहिए, उतनी इनकम हो या ना हो, अब वो तो राहुल बताएगा ना, है ना। हमें क्या पता है इस बात का। तो जो हमने स्टेटमेंट कहा कि राहुल की इनकम मस्ट बी, या राहुल की इनकम शुड बी, या राहुल की इनकम ऑट टू बी 50,000 रुपीज पर मंथ, ये जो स्टेटमेंट हमने कहा, ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हमारा अपना ओपिनियन है, उसका मतलब फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा हुआ है हमने। स्टेटमेंट्स मेड हेयर कैन बी चेक्ड टू बी ट्रू और नॉट। वही बात जो हमने बताई थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पर कही जाती हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके भी तरीके हैं चेक करने के, गलत है तो उसके भी तरीके हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट कही, इन सब का चेक करने का कोई तरीका नहीं है ना। ये तो उसका ओपिनियन है। अब ओपिनियन तो कोई भी कुछ भी सलाह देता रहे, कोई भी कुछ अपनी राय देता रहे, अपनी बात बताता रहे कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो भैया तेरे हिसाब से होना चाहिए। एक्चुअल लाइफ में ऐसा हो कि ना हो, कोई तरीका नहीं है टेस्ट करने का। इसलिए उसकी स्टेटमेंट सारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। स्टेटमेंट मेड हेयर डू नॉट ट्राई टू डिसाइड बिटवीन गुड एंड बैड। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट होती है, वो ये ऐसा उनका कोशिश नहीं होती कि वो बताएं आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो है वो आपको बता दिया, अब अच्छा है कि बुरा है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन जितने फैक्ट्स थे वो आपको उसने बता दिए, और उसका जो डिसीजन है, स्टेटमेंट अपने आप में ये कोई रिकमेंडेशन नहीं करती कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ये बताती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि वो तो किसी का पर्सनल ओपिनियन है ना, तो वो अपना पर्सनल सलाह दे रहा है, राय दे रहा है, अपना मन की बात बता रहा है, तो वो ये भी बताएगा कि उसे क्या अच्छा लगता है ना, या उसे क्या खराब लगता है, वो दोनों बात बताएगा। तो या दोनों में से ही बात बताएगा। तो उसको जो इस तरह की स्टेटमेंट हम वहाँ पे देखी, वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है। ये 6 पॉइंट है यहाँ पे। आपको 6 पॉइंट ऐसा मत सोचिए कि 6 के 6 पॉइंट याद नहीं हुए तो अच्छा नहीं रहेगा। 6 में से आप 4 पॉइंट भी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं इनमें से 4 जो याद करने के लिए बहुत सिंपल है? देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, ये जो पॉइंट है ये बहुत सिंपल है याद करने के लिए, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। एक्चुअली सोल्ड और शुड बी सोल्ड, ईजी है। दूसरा जो हमने वहाँ पर बताए थे आपको, वट इज़ नॉट, या वट विल बी नॉट, वट वाज नॉट, या इधर बताए थे हमने नॉर्मेटिव में आपको वट शुड बी वगैरह वगैरह। तो ये आपके लिए आसान है, क्योंकि इस वाली बात को हम लोग कई बार बता चुके हैं। ये वाला पॉइंट आसान है याद करने के लिए, ये वाला पॉइंट आसान है याद करके लिखने के लिए एग्जाम वगैरह में। और देखिए ये वाला, इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और नॉर्मेटिव को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। और एक ये वाला बड़ा आसान है, क्या? पॉइंट नंबर 6 कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स गुड और बैड बताने की कोशिश नहीं करता, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गुड और बैड बताने की कोशिश करता है, हमेशा करता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए। 6 में से 6 के 6 याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 4 तो लिख के आइए, काफ़ी हो जाएगा उतना भी। और एक ऐसी बात जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, देखिए मतलब आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग माई सेल्फ कि कोई नहीं बताएगा ऐसा कह करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए बात। आपका जितना सिलेबस है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आप पढ़ोगे क्लास 11th में पढ़ रहे हो जो आप, वो ज़्यादातर क्या मैं तो कहूँगा, वो मतलब 90% नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है। आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है
वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है। आप कहोगे कि सर हम पॉजिटिव क्यों नहीं पढ़ते, है ना? तो ये हम बेसिकली इसलिए नहीं पढ़ते कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी आगे की पढ़ाई में आएगा, जब आप और कॉलेज में पढ़ोगे या फिर आप और आगे की स्टडीज में पढ़ोगे ना। स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डील करता है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मेटिव को डील करता है ना? ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कुछ ऑथर्स, कुछ लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे को समझ में आया वो ये आया कि जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव में डील करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खूब सारी अजम्पशंस होती हैं, खूब सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, है ना? और जो मैक्रो है, मैक्रो में डेटा होता है कि भी इंडिया का जीडीपी इतना, यूएस का जीडीपी पर कैपिटा इतना, ऐसे ऐसे करके होता है। तो वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। आपके लिए फ़िलहाल जो है अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके लिए नॉर्मेटिव ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा आने वाली सारी क्लासेस में। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्यों देख रहे हैं हम लोग? एग्जाम में ना आपके जो पेपर्स होंगे, एग्जाम होंगे, उनमें पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है, इसके आने के ज़्यादा चांस नहीं है। ज़्यादा चांस किसके हैं? ये पूछा जाए, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा स्टेटमेंट्स के कि ये बताओ कि ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि या ये वाला स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है। तो वो फिर एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम्स में। पहला पॉइंट देखिए, विराट कोहली हैज मेड 74 सेंचुरीज। क्या लिखा हुआ है? विराट कोहली ने 74 सेंचुरीज बनाई। हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन यहाँ पे कोई अपनी राय नहीं दे रहा, वो बता रहा है कि यार इतनी सेंचुरी बनाई। आप चेक कर लो, विराट कोहली से पूछ लो, या विराट कोहली के जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कहीं पर किसी बुक में या इंटरनेट वगैरह आपका, वहाँ पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इतनी सेंचुरी है या नहीं है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। सिमिलर स्टेटमेंट हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव में। कैसे अगर हम देखें तो कैसे आएगी ये स्टेटमेंट? देखिए, विराट कोहली शुड हिट अ सेंचुरी इन नेक्स्ट मैच। अब कोई बंदा आपसे कह रहा है कि विराट कोहली को अगले मैच में सेंचुरी हिट करना चाहिए, सेंचुरी बनाना चाहिए, 100 रन कम से कम बनाने चाहिए उसको। तो बनाने चाहिए शब्द आ गया ना, तो चाहिए शब्द जहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट हो जाएगी। तो उसका अपना ओपिनियन है, बना वो बनाए कि ना बनाए वो तो विराट कोहली जाने, लेकिन वो चाहिए शब्द आ गया ना, तो ये बता रहा है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इंडिया जीडीपी इज लोअर देन दैट ऑफ चाइना। इंडिया की जीडीपी चाइना से कम है, या इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी से कम है। तो आप चेक कर लीजिए, किसी ने ऐसा कहा है, या तो ये बात सच होगी या झूठ होगी। आप टेस्ट कर लीजिए। दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये डाटा पब्लिश होता है, आप चेक कर लीजिए किसकी ज़्यादा किसकी कम है, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट करना पॉसिबल है ना, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसके सामने क्या लिखा हुआ हमने सिमिलर नॉर्मेटिव में। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इंडिया जीडीपी मस्ट ग्रो एट मोर देन 7%। इंडिया की जीडीपी 7% से ज़्यादा से ग्रो करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो बढ़नी चाहिए शब्द आ गया ना, चाहिए शब्द आ गया तो आपको पता ही है, नॉर्मेटिव हो गया वो तो, ठीक है ना? तो उसका पर्सनल ओपिनियन है, बढ़े कि ना बढ़े किसको पता। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स डिमांड फॉर स्मार्टफोन हैज डबल्ड। जो स्टूडेंट्स की डिमांड है स्मार्टफोन की वो डबल होगी जी, ऐसा किसी ने कहा, ये स्टेटमेंट हमारे सामने आई, तो उसने क्लेम किया है। ऐसा कैसा हुआ? तो आप चेक कर लीजिए, ये टेस्ट करना पॉसिबल है डेटा से ना, स्टैट्स में ऐसे डेटा अवेलेबल है। आप चेक कर लीजिए कि ये सच में बात सच है कि झूठ है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि टेस्ट करना पॉसिबल है यहाँ पर, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है इसके दूसरे साइड पे? स्मार्टफोन आउट टू बी बैंड इन स्कूल्स। वो कह रहा है कि जी स्कूल में स्मार्टफोन बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। यहाँ पे भी चाहिए शब्द आ गया, आगे ना आउट टू बी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या रहा है? आउट टू बी। और यहाँ पर क्या आ रहा था पहले वाले सेंटेंस में? मस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा था इससे पहले वाले सेंटेंस में? शुड। तो हो गया ना बात। यहाँ पे शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, आउट टू बी आ जाए, वो सब क्या है? हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स है। नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। हाउ आर द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स डिटरमाइंड। कि फूड ग्रेन्स के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं? थोड़ा डिफरेंस है इस टॉपिक में। यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है, पूछ रहा है।
पर यहाँ पर जो पूछ रहा है वो चाहिए अपने अपनी राय नहीं बता रहा, अपना मन की बात नहीं बता रहा कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर कर दोगे, आपको आंसर नहीं पता है तो आप थोड़ा सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, आप ढूंढोगे कैसे होता है डिटरमाइन, फिर आप पता करके आप उसको बता दोगे। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। यहाँ पर कोई अपनी राय नहीं बता रहा, अपनी सलाह नहीं बता रहा, इसलिए ये जो है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है इसके, एक और ऐसा स्टेटमेंट देखते हैं। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स शुड बी लोअर। वो कह रहा है जी जो फूड ग्रेन्स की जो प्राइस है, वीट राइस वगैरह वगैरह, इन सब की जो प्राइस है वो कम होने चाहिए। चाहिए शब्द आ गया तो भैया हो गया काम। जैसे ही चाहिए शब्द की फीलिंग आई, ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। अ डिक्रीज इन टैक्स विल इंक्रीज जीडीपी। क्या कह रहा है, अगर किसी ने, देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ना यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे मैंने तरह तरह के एग्जांपल डाले हैं। अभी देखो इससे पहले वाले में क्या था, ये क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आपको डिस्कस किया। यहाँ पे कंडीशनल है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ डिक्रीज इन टैक्स विल इंक्रीज जीडीपी। अगर टैक्स कम हो गए तो जीडीपी बढ़ जाएगी। तो अगर का मतलब है ना, यदि कंडीशन लगी उस पर, तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट ही है। क्यों, क्योंकि ये हम टेस्ट कर सकते हैं कि टैक्स कम होने के बाद क्या वास्तव में जीडीपी बढ़ी। वो डेटा आता है, डेटा को आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा या तो ये बात झूठ है या बात सच है, आप पता कर सकते हो। और इसके सामने वाले पॉइंट में केवल वो बंदा अपना ओपिनियन बता रहा है। क्या कह रहा है, टैक्सेस मस्ट बी डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड। वो कह रहा है या तो मतलब वो कह रहा है टैक्सेस को घटा दो या टैक्स घट जाने चाहिए, या एक अलग टाइम पे वो बंदा, कोई और बंदा कह रहा है कि टैक्स को बढ़ा दीजिए या टैक्स बढ़ने चाहिए। तो वो अपना ओपिनियन बता रहा है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी कि घटाएगी वो गवर्नमेंट को मालूम है, वो बंदा अपना ओपिनियन बता रहा है, तो वो केवल उसका अपना पर्सनल जजमेंट है। तो वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कहलाएगा। सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, विच इज अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द इकोनॉमी। जीएसटी का टॉपिक आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आएगा। आप जब वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी शायद पढ़ भी लिया होगा ये वाला चैप्टर अपना। तो कोई किसी ने स्टेटमेंट किया कि जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो ये पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये बता सकते हैं स्टडी करके कि जीएसटी आने के बाद हमारी इकोनॉमी ने फ़ायदा हुआ है कि ये नुकसान हुआ है, हम बता सकते हैं चेक करने के बाद। तो यहाँ पे भी टेस्टिंग करना पॉसिबल है, इसलिए हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है इसके अपोजिट देखिए, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इंडियाज जीडीपी। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, या किसी ने कहा कि ऐसा वो उम्मीद कर रहा है कि जीएसटी आने से जीडीपी जो है इंडिया की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा उसका अपना ओपिनियन है, क्या पता ना बढ़े क्या पता बढ़े, तो उसको लग रहा है कि बढ़ सकती है, उसका अपना ओपिनियन है। तो इसलिए वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कहलाएगा। लास्ट पॉइंट एक बार यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग इन इंडिया। कोई किसने कहा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, चेक कर लीजिए, डेटा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, या प्राइवेट जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके भी डेटा अवेलेबल होते हैं इस बारे में। तो वहाँ से आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट वास्तव में बढ़ रही है या घट रही है या स्टेबल है। तो हम इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे शुड बी वर्ड आ गया, आपको पहले ही पता चल गया। शुड बी वर्ड आ गया तो आपको पहले ही मालूम चल गया ना कि ये तो यार हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि ना कभी कभी एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, वो ना स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो सेंटेंस में शुड भी लिख तो देता है, और वो सेंटेंस एक्चुअल में अपनी सलाह देने वाला नहीं हो रहा होता है। वो सेंटेंस एक्चुअल में पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट होती है। तो आपको खाली वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, वर्ड तो आपको बताएगा ही बताएगा, साथ में आपको एक बात और चेक कर लेनी है कि क्या उस सेंटेंस में एडवाइस है, कोई कोई पर्सनल ओपिनियन है, जजमेंट है, कोई वैल्यू जजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा है तब तो वो नॉर्मेटिव है, अदरवाइज नहीं है तो वो पॉजिटिव ही है। तो केवल वर्ड्स पर डिपेंड करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा उसका उसका इंटेंशन भी देखना है कि सेंटेंस एक्चुअल में एडवाइजरी है, चाहिए वाला फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कभी कभी मैंने देखा है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग वाले पूछ लेते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ, टॉपिक नंबर 1.4 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का।
और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और इस चैप्टर की जो एग्ज़ाम सीरीज़ है, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, आप इसको ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम सीरीज़ को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर किस तरह से करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक को क्लिक कीजिए, आप ग्रुप में आ जाएंगे। आपके जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं, वो सारी आप उस पर पोस्ट कर दीजिए, अपना डाउट लिख दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई भेज दें। तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में टॉपिक नंबर 1.5 के साथ। थैंक यू वेरी मच।